नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए अपने रीजनिंग के चैंपियन बैच की आज हमारी पहली क्लास होने वाली। देखिए, आपके रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम्स में तो काम आएगी ही, साथ में इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें अपना ये रीजनिंग का जो चैंपियन बैच है वो आपके काम आने वाला है। यहां पर जो आप सीखने वाले हो उससे किसी भी एग्जाम को आप आराम से पास कर सकते हो, लेकिन यहां पर हमारा जो टारगेट रहेगा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट लेकर हम यहां पर चल रहे हैं। रीजनिंग में आपको कुछ नहीं आता, कभी आपने नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है उसको भी समझ में आएगा, इतने प्यार से मैं समझाने वाला हूं। और ये रीजनिंग की हमारी क्लास नंबर फर्स्ट होने वाली है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी। और एनालॉजी का मतलब होता है समानता। जो इसके नाम से ही पता चल रहा है, समानता मतलब इसमें जो समान होगा यानी कि जो बराबर होगा वही हमें बताना है। और इसी को सादृश्यता के नाम से भी जाना जाता है, सादृश्यता के नाम से भी जाना जाता है। सभी का मतलब एक ही होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए, जो हमारा टारगेट रहेगा कि रीजनिंग में हमें पूरे नंबर लेने हैं, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पूरा स्कोर कर लेंगे तो बाकी सब्जेक्ट में स्कोर करने का हमारे ऊपर दबाव नहीं रहेगा। चाहे एनटीपीसी की बात करें तो यहां पर 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अगर ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में भी 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और जो हमारा टारगेट है वो 30 में से 30 स्कोर करने का है। एक भी नंबर में आपका कटने नहीं दूंगा, बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा। कभी भी नहीं पढ़ा, टेंशन मत लो। आपके जो बड़े भाई बहन है, ठीक है, जिन्होंने कई सालों से पढ़ाई छोड़ी हुई है और वो ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं, उनके साथ भी अपने इन सभी वीडियो को शेयर करना, बताना कि हम हमारे प्रवीण कटारिया सर से पढ़ रहे हैं। आप भी पढ़ के देखो, आपको भी समझ में आएगा। चाहे वो 30 साल का हो आपका भाई बहन, चाहे 35 साल का हो, चाहे 40 साल का हो, बस उसकी फॉर्म भरने की एज है वो होनी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि मोटिवेशन जरूरी है। क्या है कि इंसान इरादा बना ले कि कामयाबी हासिल करके ही रहूंगा, तो हालात मायने नहीं रखते। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को इरादा बनाना है कि मुझे इस बार सफलता लेनी ही है। इस बार एनटीपीसी में और ग्रुप डी में मुझे जॉब लेनी है और अपनी सरकारी नौकरी है मुझे प्राप्त करनी है। तो ये अपने को इरादा बना लेना है, अपना लक्ष्य बना लेना है। फिर चाहे जो भी हालात हो, ठीक है, कभी बारिश हो रही है, कभी लाइट नहीं आई, कभी काम हो गया, कभी ब्याह शादी हो गई, कुछ भी हो, अगर आपका इरादा मजबूत होगा तो फिर आपको कोई नहीं झुका पाएगा, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। और देखिए, यहां पर मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, तो आपके रेलवे के एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि पता नहीं ये एग्जाम में आता है या नहीं आता है। सारे के सारे वही क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन से सीखते हैं कि इसमें क्या पूछता है और कैसे हमें करना है। स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन आप देख लो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हमें करना क्या होता है, और फिर आप खुद आंसर निकालने शुरू कर दोगे। क्या है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इसका मतलब है कि इसका जो संबंध है ना इससे है, वही हमें बताना है कि इसका संबंध किससे होगा। बात समझ रहे हो कि भाई दूसरे का संबंध पहले से है, वैसे ही तीसरे का संबंध चौथे से होगा। इनका संबंध है आपस में होना चाहिए, जो संबंध इधर है वही संबंध उधर होना चाहिए। अब ये संबंध क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कहीं पर बोला जाएगा कि वो काम करता है, कहीं पर बोलता है कि उसका काम ये है, ठीक है, किसी के बारे में ये राज्य हो गया, ये राजधानी हो गई, अलग अलग चीजें देता है, वो हम अलग अलग करते हुए चलेंगे।
पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, इसमें पूछा क्या गया है, फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो क्या दिया गया है हमें कि वकील का संबंध किससे है? अदालत से है। वकील का संबंध किससे है? अदालत से है। तो जो वकील होता है वो अदालत में क्या करता है? काम करता है। तो यानी कि वकील के काम करने की जगह क्या हो जाएगी? अदालत हो जाएगी, जिसको हम कोर्ट बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अरे वकील देखे है ना, वैसे नहीं देखे होंगे, मूवीज में तो देखे होंगे। वो कहां पर काम करते हैं? काला कोट पहनकर अदालत में, जज साहब, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखी होगी ना, तो वो अदालत में काम करते हैं। वैसे ही ब्यूटिशियन, आय हाय, ब्यूटिशियन का नाम आते ही क्या आ जाता है कि मेकअप हो गया, आपको सुंदर बना दिया गया, आपको खूबसूरत बना दिया गया। तो ब्यूटिशियन वो कहां पर काम करेंगे? समझ में आ रहा है कि करना क्या है? कि जैसे वकील है अदालत में काम करते हैं, वैसे ही ब्यूटिशियन कहां पर काम करते हैं? तो देखो, क्या समुद्री जहाज पर ब्यूटिशियन का काम होता है? नहीं, समुद्री जहाज पर ब्यूटिशियन काम नहीं करते। क्या कक्षा में काम करते हैं? नहीं करते। घर पे काम करते हैं? नहीं करते। अरे करने में कहीं पर भी किया जा सकता है, लेकिन उनका जो स्पेसिफिक चीज होता है, जहां पर वो होता है, वो क्या होता है? पार्लर। बोला जाता है ना कि ब्यूटी के लिए ब्यूटी पार्लर जाओ, ठीक है। मेकअप करवाने के लिए कहां पर जाते हैं? ब्यूटी पार्लर जाते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? पार्लर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि कैसे करना है? और ऐसा कुछ भी नहीं आता इसमें जो आपने अभी तक बचपन से ना देखा हो, ना सुना हो, वही सब कुछ आ रहा होता है। जो हमने पढ़ा है ना, 5वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ा है, और अपने आसपास जो हमने जिया है, बस वही आता है। अरे और कुछ नहीं। तो बाल कटवाने तो जाते होगे ना, उसको भी पार्लर ही बोला जाता है, क्योंकि वहां पर भी मेकअप आपका होता है। तो वकील का काम करने की जगह अदालत, तो ब्यूटिशियन के काम करने की जगह क्या हो जाएगी? पार्लर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को अपने को चुनना है। कि लेखक का संबंध कलम से है, तो दर्जी का संबंध किससे होगा? जल्दबाजी नहीं करनी, सबसे पहली कंडीशन तो क्या है? जल्दबाजी नहीं करनी। एग्जामिनर रीजनिंग में क्या पूछना चाहता है? तर्क शक्ति, कि आपकी सोचने की क्षमता कितनी है, आप कितना सोच पाते हो और कितना सही सोच पाते हो, यह देखना होता है। तभी रीजनिंग काम आता है। क्योंकि जब आपको रेलवे में जॉब मिल जाएगी ना, तो आपको सोचना होगा कि आप सोच पा रहे हो नहीं। ट्रेन आ रही है और आप पटरी पे ऐसे खड़े हुए हो, आप सोच नहीं पा रहे कि मुझे हटना है, तो बात गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ऐसे ही होता है, रीजनिंग का काम यही होता है, यही चेक करना कि आदमी कितना सोच पाता है। अगर कोई व्यक्ति गलती से ट्रेन पे की पटरी पर आ गया, तो उसको कैसे बचाना है, ठीक है, कि उसको ऊपर प्लेटफॉर्म पे लाया जाए या दूसरी साइड फेंका जाए, ऐसे, ठीक है। देखो, तो लेखक का कलम से संबंधित है, तो दर्जी का किससे होगा? लेखक लिखने के लिए किसका यूज करता है? कलम का। कलम का मतलब होता है पेन, ठीक है। कलम का मतलब क्या होता है? आपका पेन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि लेखक को काम करने के लिए किसकी आवश्यकता है? कलम या पेन की आवश्यकता है। उसी प्रकार दर्जी को काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? दर्जी समझते हो ना, जो आपके कपड़े सिलता है उसको दर्जी बोला जाता है। तो दर्जी किसका यूज करेगा? सुई का। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ए ही आपका आंसर हो जाएगा। देखो छुरी, अरे दर्जी है वो छुरी का यूज करेगा? छुरी का नहीं करेगा। कुल्हाड़ी का करेगा? नहीं करेगा। आरा का करेगा? नहीं करेगा। कुल्हाड़ी का कौन करता है? लकड़ाहारा करता है। लकड़ाहारा कुल्हाड़ी से काम करता है, लकड़ियां काटने का। छुरी से कौन करता है? चाकू से। चाकू से तो बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। सब्जियां काटने का काम होता है भाई, ठीक है। सब्जियां कटती हैं चाकू से, ज्यादा टेंशन मत लो। अपने घर पे क्या बनती है? सब्जी बनती है ना चाकू से काट के, वही है। देखो अगला, देखो कि अपने को बताना है तीसरे पद से संबंधित है, दूसरा पहले पद से वैसे ही संबंधित है, ठीक है। तो अब ये इतना पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको समझ में आ गया। हम एनालॉजी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको पढ़ना जरूरी है कि इसमें पूछा क्या गया है और कहा क्या गया है।
यहां पर देखो कुत्ते का संबंध, कुत्ता है वो पहरेदार से संबंधित है, तो घोड़ा किससे संबंधित होगा? जैसे कुत्ता है ना, उसको ट्रेन किया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है पहरेदारी करने के लिए कि भाई आपकी घर की रक्षा करेगा वो। तो कुत्ते का काम क्या होता है? पहरेदारी करना। वैसे ही घोड़े का काम क्या होता है? उसको किस चीज के लिए शिक्षित किया जाता है या ट्रेनिंग दी जाती है? बताओ किसके लिए हो जाएगा? सवारी के लिए हो जाएगा, जिसको घुड़सवारी बोला जाता है, घुड़सवारी। तो बात समझ में आ गया? देखो अस्तबल के लिए नहीं, छकड़ा गाड़ी के लिए नहीं, काठी के लिए नहीं, क्योंकि जैसे कुत्ते का काम पहरेदारी का होता है, घोड़े का काम होता है सवारी करना, घुड़सवारी करना। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा अस्तबल। अस्तबल अगर किसी के रहने के स्थान के बारे में बात किया जा रहा होता, अगर यहां पर कुत्ते जी के रहने के स्थान के बारे में बात किया जा रहा होता, तब हम घोड़े के रहने के स्थान के बारे में बात करते। लेकिन यहां पर काम के बारे में बात किया जा रहा है कि उसका काम क्या है। तो कुत्ते का काम हो जाएगा पहरेदारी और घोड़े का काम क्या हो जाएगा? आपका सवारी करना। ठीक है जी। और कुत्ते भाई काफी वफादार होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। अगर अच्छा कुत्ता आपके घर पे है, बहुत प्यारा होता है। ठीक है, बड़ा वफादार होता है, आपकी पहरेदारी करता है, आपकी रक्षा करता है घर की। देखो क्या है, सूर्य का संबंध पृथ्वी से है, चंद्रमा का संबंध किससे होगा? ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और ये वाला क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रेलवे के एग्जाम्स में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। तो इसको याद कर लो, रट लो। ठीक है, वैसे तो रटना तो नहीं है, क्योंकि आप हमारी क्लास देख रहे हो तो सब कुछ समझाऊंगा, रटाऊंगा कुछ नहीं। सूर्य का संबंध पृथ्वी से है, तो पृथ्वी का क्या काम है? पृथ्वी है वो सूरज महाराज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी का क्या काम हो गया? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना क्या हो गया? पृथ्वी का काम हो गया। वैसे ही बात करें चंद्रमा का क्या काम हो जाएगा आपका? चंद्रमा का हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। बात समझ में आ गई? सूर्य है वो पृथ्वी से संबंधित है, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? ये भी पृथ्वी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वरना आप देखो इन तीनों में से कुछ भी नहीं बनना। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो ना, तो बाकी ऑप्शंस आप चेक कीजिए, क्या उनका उससे कुछ संबंध आ रहा है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह, और उपग्रह का काम होता है ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने का। ठीक है जी, प्राकृतिक उपग्रह है। चलो अगले क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चंस बहुत अच्छा है कि पत्थर का संबंध लिफाफा से है, तो खंजर का संबंध किससे होगा? इसका मतलब है कि पत्थर है ना, वो लिफाफे में डाल के दिया जाता है। अगर आपने देखा होगा पत्थर का भी, आज के समय में तो नहीं चलता, हो सकता है आप में से बहुत कम लोगों ने देखा हो, लेकिन मूवीज वगैरह में, टीवी वगैरह में जरूर देखा होगा कि जो पत्थर लिखा जाता है ना, उसको फिर लिफाफे में डालकर भेजा जाता है। हमने तो बहुत ज्यादा देखा है, क्योंकि पापा जी जब ड्यूटी करते थे, पिताजी, तो वो उस समय फोन वगैरह नहीं थे स्टार्टिंग में, तो चिट्ठियां लिखकर भेजा करते थे और फिर चिट्ठियों को हम पढ़ते थे। ठीक है, तो उस समय तो बिल्कुल छोटे थे, तो पता नहीं पढ़ भी पाते थे या नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन वो चिट्ठियां आती थी और बहुत ज्यादा चिट्ठियां आती थी, तब हमने बहुत देखा है। तो जो आपका पत्थर है ना, वो लिफाफे में डाल के दिया जाता है। वैसे ही खंजर को कहां पर डाल के रखा जाता है? जैसे लिफाफे में पत्थर को रखा जाता है ना, तो खंजर को कहां पर रखा जाता है, ये अपने को बताना है। समझ में आ रहा है हम कर क्या रहे हैं? कि भाई पहले के बीच में जो संबंध होगा, वही संबंध दूसरे के बीच में हमें दर्शाना होता है। तो पत्थर है वो लिफाफे में डाल के दिया जाता है, या पत्थर है लिफाफे में डाल के रखा जाता है। वैसे खंजर है किस में डाल के रखा जाएगा? तो खंजर किसमें? हथियार तो खुद ही होता है, धारदार वो होता है, तलवार भी एक हथियार होता है।
किस में रखा जाता है? मयान में। और आपने सुना भी होगा कि एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकते। ठीक है, आपने ये बात सुनी होगी ना। तो मयान क्या काम आती है? जो हथियार होता है, खंजर हो गया, तलवार हो गया। खंजर समझते हो? चक्कू का बड़ा भाई। ठीक है, चक्कू का जो बड़ा भाई होता है ना, उसको खंजर बोला जाता है। उस आपने देखा भी होगा, जैसे ब्याह शादी के टाइम पे अपनी शादी वगैरह होती है ना, तो उसमें रखा जाता है। तो वो वैसा भी होता है, वैसा ही होता है। बाहर का जो कवर होता है उसको मयान बोला जाता है। ठीक है, या आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। अरे मूवी में तो आप सब कुछ देख ही लेते हो। देखो, कुछ भी याद नहीं था तो इन तीनों से पता चल गया भाई, तीनों ही अलग चीजें हैं। इसका संबंध खंजर से है ही नहीं, क्योंकि रखने की चीज पूछ रहा है। तो ना हथियार में रखा जाएगा, ना धारदार में, ना तलवार में। तो कहां पर रखा जाएगा? मयान में। तो इसलिए बोलता हूं कि अगर ना समझ में आए तो बाकी ऑप्शंस देखो कि इनमें से क्या चीज हो सकती है, क्या चीज नहीं हो सकती। और भाई एक बात याद रखना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। जो आज तक नहीं आया वो भी आएगा, क्योंकि आज तक आपने जो मेहनत नहीं की थी, अब मेहनत करोगे तो आपको वो मिलेगा जो आज तक आपके पास नहीं है। और वो क्या है? सरकारी नौकरी। अरे बेरोजगारी दूर हो जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, पूरा जीवन बदल जाएगा। फिर आप जहां चाहो, जब चाहो ऐश कर सकते हो। जो सपने हैं अपने, उनको पूरा कर सकते हो। तो बिल्ली का संबंध म्याऊ से है, तो ऐसे ही अपने को दोनों बताने इस बार कि वो दोनों कौन से होंगे। बिल्ली म्याऊ। अरे बिल्ली म्याऊ सुनते ही क्या दिमाग में आता है? बिल्ली कैसे करती है? ऐसे ही करती है ना बिल्ली। तो बिल्ली का संबंध म्याऊ से है, तो मतलब बिल्ली अपनी आवाज निकालती है म्याऊ के रूप में। ठीक है, वो उसकी आवाज होती है, जो बोलने का तरीका होता है। वैसे ही अपने को बताना है कि इन चारों में से कौन सा ठीक है। बैल और कौवा ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब इनमें से देखो, 3 में से तो कौन सा है? आपने देखा है, बतख है, बहुत ज्यादा आपने देखा होगा। तो बतख कैसे करता है? क्वैक 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 क्वैक, ऐसे ही करता है ना बतख। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, आपको याद करवाने के लिए एक्टिंग भी कर रहा हूं। ठीक है, बिल्ली की भी कर रहा हूं, तो सीख लो, आप भी मेहनत कर लो। समझ रहे हो? जो हमारे एफर्ट हैं वो आप भी लगाओ, और जितने एफर्ट आप ज्यादा लगाओगे उतने ही आप ज्यादा कामयाब बनोगे। ठीक है, निकालो अब इसको खुद करने की कोशिश करो। अब देखो, हमने सीख लिया है कि पहले का संबंध दूसरे से है, वैसे ही तीसरे का संबंध चौथे से होगा। ये हमें बताना होता है कि चौथा क्या होगा। इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे। तो सबसे पहले देखो, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? अस्पताल और स्वास्थ्य। मतलब जब भी आपका स्वास्थ्य खराब होता है, या आपको अपना स्वास्थ्य ठीक करने की आवश्यकता होती है, या आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए होती है, तो आपको कहां जाना होता है? आपको अस्पताल जाना होता है, हॉस्पिटल आपको जाना होता है। ठीक है, अस्पताल आपको जाना होता है अपना स्वास्थ्य समझते हो ना? ठीक है, स्वास्थ्य समझते हो ना कि भाई शरीर की कैसी स्थिति है, ठीक है, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, क्या है, सब कुछ। ठीक है, उसी को बोला जाता है हेल्थ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो विद्यालय का संबंध किससे हो जाएगा? अस्पताल क्यों जाते हैं हम? हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो विद्यालय क्यों जाते हैं हम? शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो क्या हो जाएगा? शिक्षा के लिए जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? शिक्षा के लिए जाते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया ना? दोनों का। हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? अपने हेल्थ के बारे में जानने के लिए। स्कूल क्यों जाते हैं? पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो शिक्षा के लिए हो जाएगा, नॉलेज के लिए हम जाते हैं। चलो, वैसे आज के टाइम में स्कूल में रटना सिखाया जाता है। वैसे स्कूल बने होते हैं कि आदमी को सोचने की क्षमता दे, उसको डेवलप करे। ठीक है, कि आपको जीवन में आगे आगे ये करना चाहिए। आपको याद करवाए जाते हैं ऐसी चीजें जो बाद में बहुत कम काम आती है। ठीक है, देखो
जैसे आपने 12th तक किया, फिर आप कंपटीशन की तैयारी करने लगे, ऑलमोस्ट आपको अलग पढ़ना पड़ रहा है। हाँ कुछ चीजें वो हैं, लेकिन वो तरीका नहीं है। जैसे मैथ है तो आपने 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो तरीका नहीं है। वहां पर पूरा बड़ा तरीका चलता था, ठीक है, इतना बड़ा आपको लिखना होता था, यहां पर बिल्कुल शॉर्ट आपको करना होता है, ठीक है। तो ये चीज है, लेकिन ये चीज जब आती है, जब हमारा दिमाग है वो डेवलप हो जाता है, तो डेवलप करने का काम स्कूल करती है। वैसे ही यहां पर मैं आपका दिमाग डेवलप करने का काम कर रहा हूं, और एक बार जब आप इन चीजों को समझना शुरू कर दोगे, फिर एग्जाम में आप आराम से कर लोगे। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। जैसे हस्त का संबंध अंगूठा से है, वैसे ही पेन का संबंध किससे होगा? बताओ। हस्त का मतलब होता है हाथ। हस्त का मतलब क्या होता है? हाथ। और हाथ का संबंध अंगूठे से है। ये पूरा हाथ हो गया और इसमें ये आपका अंगूठा हो गया, तो क्या हो जाएगा कि हाथ का एक हिस्सा है छोटा सा, हाथ का एक छोटा सा हिस्सा है कौन? अंगूठा। हस्त का मतलब समझ रहे हो ना, हाथ होता है। वैसे ही पेन का एक छोटा सा हिस्सा क्या होगा, ये अपने को बताना है। देखो उंगली है, पेन का हिस्सा हो सकता है? नहीं होगा। कागज है, पेन का हिस्सा होगा? नहीं होगा। अब होल्डर और निब में देखो, तो होल्डर तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन छोटा सा हिस्सा चाहिए तो निब हो जाएगा। निब समझते हो ना, जिससे हम लिख रहे होते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको निब बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? छोटा सा हिस्सा हो जाएगा, आपका निब हो जाएगा, ठीक है। हाथ का छोटा सा हिस्सा क्या है? अंगूठा है। वैसे ही पेन का छोटा सा हिस्सा क्या हो जाएगा? निब हो जाएगा, ठीक है। अंगूठे से हम ऐसे सेल्फी लेते हैं, ठीक है। लड़कों के पास सिर्फ एक ही पोज, एक दो पोज ही होते हैं, एक तो ये, ठीक है। अब तो ये थोड़ा कम हो गया, क्योंकि जब हम फोटो खिंचवाने का जब हमें शौक था, ठीक है, 2018, 19, 16, 17 के आसपास, तो विराट कोहली साहब को देखते हुए सभी ऐसे फोटो खिंचवाते थे, या एक चलन ये भी आया था, ठीक है। तो सभी लड़कों के पास या तो ये फोटो थी या ये थी, या वो जेब वाला तो है ही, आइकॉनिक पोज अक्षय कुमार वाला, वो तो है ही, वो तो अभी भी है, ठीक है। और जो आप थंबनेल पे फोटो देख रहे हो, उसमें भी मेरा अंगूठा ऐसे ही है, क्योंकि वो पहले की ही फोटो है, अभी की नहीं है वो। देखो क्या है, अब अपने को बताना है कि चित्रकार का संबंध ब्रश से है, तो लेखक का संबंध किससे होगा? चित्रकार है, अपनी चित्रकारी करने के लिए किसका उपयोग करता है? ब्रश का उपयोग करता है। किससे करता है? देखो ब्रश से वो ऐसे कुछ बना रहा होता है, जो भी उसको बनाना होता है, ठीक है। तो ब्रश से क्या होता है? उसकी चित्रकारी की जाती है ब्रश के द्वारा। तो लेखक किसके द्वारा अपनी लेखिक जो भी लिखना होता है लेखकी, वो किससे करता है? पेन से। तो क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा, या ऑप्शंस में कलम भी दिया जा सकता है। देखो कलम का मतलब होता है पेन, और कमल का मतलब होता है एक फूल है ये, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। कमल है, फूल है, और कलम क्या बोला जाता है? पेन को बोला जाता है, ठीक है। पहले कलम ही बोलते थे, ठीक है। वो थोड़ा अलग टाइप का पेन आता था, जिसको हम बचपन में पिंजिप का पेन बोलते थे, उसमें स्याही या दवात डाल के फिर लिखा जाता था, ठीक है। और वो बांस के भी बनाए जाते थे, उसको छील के, काफी यूज हमने किया है वो भी बचपन में। जिस प्रकार हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी से है, उसी प्रकार वृक्क का संबंध किससे होगा? ऐसे भी आ जाता है, देखो लैंग्वेज है, ऐसे भी लिख के दे दी जाती है। तो हृदय का संबंध किससे है? कार्डियोलॉजी से है। मैंने कल आपको बताया था कि ये सारे याद कर लेना, ये आपके साइंस में भी आता है और आपके रीजनिंग में भी काम आता है, ठीक है। मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था, तो जिसने याद कर लिया होगा वो इसका आंसर कर देगा, जिसने नहीं किया कर लेना इस क्लास के बाद। तो हृदय का संबंध किससे हो जाएगा? कार्डियोलॉजी से हो जाएगा। तो वृक्क का संबंध बताना है किससे होगा, तो वृक्क का हो जाएगा आपका नेफ्रोलॉजी से। इसमें वृक्क का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है, कि हमारे हृदय से संबंधित जो भी रोग वगैरह होते हैं उन सभी का अध्ययन उसमें किया जाता है। वृक्क का नेफ्रोलॉजी में किया जाता है वृक्क का अध्ययन, ठीक है जी। जिसको याद होगा वही कर पाएगा, इसमें कोई तुक्के वुक्के वाला काम नहीं चलने वाला। याद है तो कर पाओगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे।
तो इसलिए याद कर लेना, ये सारे के सारे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने एक दिन पहले ही आपको डाल दिया था कि जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं टेलीग्राम से वो सभी याद कर लें, और व्हाट्सएप चैनल पे भी मैंने डाल दिया था। ठीक है। श्वेत क्रांति जिस प्रकार दूध उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार पीली क्रांति किससे संबंधित है? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके रीजनिंग में भी आता है और आपके जीके जीएस में भी पूछा जाएगा। तो याद कर लो, श्वेत क्रांति है वो दूध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत मतलब सफेद क्रांति, तो जो श्वेत क्रांति किससे हो जाएगी? दूध उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति हो जाएगी आपकी तिलहन से संबंधित है, मतलब उन चीजों का उत्पादन करना जिनसे तेल निकाला जाता है। तिलहन की जो फसल होती है, जैसे सरसों हो गया, तिल वगैरह हो गया, तो उनके लिए तो क्या हो जाएगा? तेल बीज, यानी जिन बीजों से तेल बनता है उससे संबंधित है आपकी पीली क्रांति। समझ में आ गया? श्वेत क्रांति सफेद क्रांति है आपकी, या वो किससे हो जाएगी? दूध उत्पादन या दुग्ध उत्पादन से। याद करो, सफेद है तो किससे? दूध से। फिर पीली क्रांति है, पीली किससे है? सरसों के फूल हैं वो पीले पीले होते हैं, तो याद कर लो किससे हो जाएगा? जिससे तेल निकाला जाता है, क्योंकि हम सभी है ज्यादातर सरसों का तेल यूज करते हैं, जो बहुत अच्छा होता है। वैसे आजकल तो मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन सरसों का तेल सबसे बेस्ट है। तो याद कर लो, पीली क्रांति सरसों से हो जाएगी। और एक और पूछी जाती है हरित क्रांति, वो हमारे खाने वाले अनाजों से संबंधित है। किससे संबंधित है? वो अनाज से संबंधित है, वो भी पूछी जाती है, जीके में भी आती है और रीजनिंग में भी। तो याद कर लेना, सारी मैंने बता दी है। चलो आगे देखिए क्या है कि जिस प्रकार गाय का संबंध पशु से है, उसी प्रकार गोरैये का संबंध किससे है? गाय हमारी माता है और उसका संबंध पशु से है। यहां पर दिया गया है रीजनिंग में, और एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन ही है ये। तो गोरैये का बताओ, तो ऑप्शंस देखो अगर नहीं समझ में आ रहा। जैसे आपको आया कि गाय है पशु है, तो आपके दिमाग में आया होगा गोरैया क्या होता है? पक्षी होता है आपका। क्या होता है? गोरैया पक्षी होता है। लेकिन ऑप्शंस में आपको कहीं पर भी पक्षी नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब और कुछ संबंध दिया गया होगा। तो गोरैया भोजन नहीं है, गोरैया फूल नहीं है, गोरैया कीट नहीं है, तो गोरैया क्या है? चिड़िया है। ठीक है, चिड़िया है। और गोरैयाओं की संख्या अब कम होने लग गई है। बड़ी प्यारी लगती है जब सुबह सुबह चिड़िया है चहचहाती है ना, कभी निकल के देखना, सुबह 5 बजे 6 बजे के आसपास बहुत प्यारी आवाज आती है। ठीक है, गांव में भी बहुत कम होने लग गई है। मैं तो भाई अभी जब शहर में रहता हूं अभी, तो जब निकलते हैं ना बाहर, सुबह उठते, कभी कभी उठ पाते हैं सुबह 5-6 बजे, तो बहुत प्यारी आवाज और बहुत मधुर आवाज होती है। तो अगर पक्षी नहीं लिखा हुआ, देखो रटने वाला स्टूडेंट क्या करेगा सॉरी, रटने वाला स्टूडेंट रटेगा कि वो पक्षी होता है, लेकिन यहां पर कहीं पे उसको दिखाई नहीं दे रहा तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको तरीका, कि अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऑप्शंस देखो कि कौन सा हो सकता है, बाकी तो अपने आप डिलीट हो जाएंगे। कि भाई भोजन हो नहीं सकता, फूल हो नहीं सकता, कीट हो नहीं सकता, तो क्या बच गया? चिड़िया। ठीक है, तो देखो अब रोगी का संबंध चिकित्सक से है, वैसे ही विद्यार्थी का संबंध किससे है? चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर। तो जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, रोगी किसे बोला जाता है? बीमार व्यक्ति को बोला जाता है ना। तो जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसका इलाज कौन करता है? चिकित्सक करता है, डॉक्टर करता है। तो रोगी व्यक्ति का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, चिकित्सक के द्वारा किया जाता है। वैसे ही विद्यार्थी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है टीचर के द्वारा, जिसको शिक्षक बोला जाता है, शिक्षक। ठीक है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था ना कि कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग नहीं आती, आप क्लासेस देखना शुरू करो, सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। चाहे आपने कभी भी रीजनिंग ना पढ़ी हो, आ रहा है मजा, धीरे धीरे इंटरेस्ट बन रहा है। आप सोचो कि एक दिन में मैं महान बन जाऊं, एक दिन में मुझे सब कुछ आने लग जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। 1 महीना 2 महीना कंटिन्यू पढ़ना शुरू करो, फिर सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। तो किससे संबंधित हो जाएगा?
कि रोगी है उसका इलाज चिकित्सक करता है, तो विद्यार्थी का इलाज कौन करता है? शिक्षक करता है। और आजकल तो भाई इलाज करना बंद हो रखा है स्कूलों में, वरना 90s वाले स्टूडेंट से पूछो कि कैसे इलाज किया जाता था, कैसे लठ मारे जाते थे उनको टीचर्स के द्वारा। आज तो कोई हाथ लगा दे तो डायरेक्ट थाने में पहुंच जाते हैं बच्चे। ठीक है, भारत का संबंध बाघ से है, तो नेपाल का संबंध किससे होगा? अब जैसे ही भारत और बाघ आए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी नॉलेज चेक की जाती है ना। मैंने आपको बताया कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। याद करवा देता हूं, जीके का क्वेश्चन पे याद कर लो कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। वैसे ही नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? भारत का बाघ है, तो नेपाल का क्या हो जाएगा? हमारी गाय माता है, वो नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है जी, याद हो गया? तो आप सभी कमेंट करके बताओ हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? जैसे पशु तो बाघ हो गया, जो पक्षी है या पंछी है वो क्या है? ये आप कमेंट करके बताओ कि क्या है। ठीक है, और जिसको नहीं पता वो कमेंट सेक्शन देख लेना, आपको दिख जाएगा, आप याद कर लेना। ठीक है, इतने स्मार्ट स्टूडेंट हैं, कमेंट जरूर मिलेंगे आपको। जो पढ़ने वाले होशियार स्टूडेंट होते हैं ना, जब टीचर उनसे कोई सवाल पूछता है वो तुरंत जवाब देते हैं। ठीक है जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब हम तैयारी कर रहे होते थे, आपकी एज के थे, तो उस समय जब मैथ वाला टीचर हमारा है ना, आधा क्वेश्चंस लिख रहा होता था, तब तक हम जवाब दे देते थे। और ये मैं कोचिंग की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो गया? अच्छा, ये तो क्वेश्चंस दोबारा वही आ गया सेम। अब देखो, जिसको राजधानी याद होगा वो आराम से कर लेगा, और रेलवे में राजधानी से क्वेश्चंस आता ही आता है, जीके में भी आता है, तो याद कर लो सारी की सारी राजधानी। मणिपुर का संबंध किससे है? इंफाल से है। उसी प्रकार नागालैंड का संबंध किससे होगा? तो मणिपुर की राजधानी है ना इंफाल, तो मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी? इंफाल हो जाएगी। वैसे ही नागालैंड की राजधानी क्या है, ये अपने को बताना है। जिसको याद होगा वो कर देगा, जिसको याद नहीं है वो नहीं कर पाएगा। तो मणिपुर की इंफाल है, तो आपका नागालैंड की क्या हो जाएगी? कोहिमा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय की क्या हो जाएगी? आपकी शिलोंग हो जाएगी। तो आप सभी कमेंट करके बताओ कि आइजोल किसकी होगी। और जिसको आंसर नहीं पता, आप सारी की सारी राजधानी याद करो। सारी की सारी राजधानी आपको याद करनी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगी, रीजनिंग में भी आएगी और जीके में भी आएगी। बाकी एग्जाम्स में देखो ये जीके में नहीं आती, लेकिन आपके रेलवे के एग्जाम में ये जीके में भी पूछी जाती है। तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे राज्य की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश सब कुछ आप याद कर लो, क्योंकि जरूरी है आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अलमारी का संबंध भंडारण से है, वैसे ही कुर्सी का संबंध किससे होगा? तो देखो समझो कि अलमारी किस काम आती है? भंडारण करने के लिए, यानी सामान को इकट्ठा करने के लिए। आपके घर पे भी अलमारी होगी, उसको आपने भर रखा होगा बड़े जबरदस्त तरीके से। ठीक है, उसमें कपड़े डाल रखे होंगे, ठीक है, जचा जचा के भी रख रखे होंगे या वैसे भी रखे हुए होंगे। तो अलमारी का संबंध किससे है? भंडारण से है, यानी सामान को रखने के लिए। वैसे ही कुर्सी का संबंध किससे है? तो अलमारी का काम हो गया भंडारण करना, तो कुर्सी का क्या काम है? कुर्सी का काम है कि वो बैठने के काम आती है। जैसे आपकी अलमारी है वो भंडारण के काम आती है, वैसे ही कुर्सी किसके काम आती है? बैठने के काम आती है, तो बैठना है। ठीक है जी, कुर्सी वस्तुएं रखने के लिए नहीं होती, कुर्सी खड़ा होने के लिए नहीं होती, कुर्सी लेटने के लिए नहीं होती। अगर समझ में ना आए, कोई भी डाउट हो, तो बाकी ऑप्शंस चेक कर लो, सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, यह तरीका होता है रीजनिंग को करने का, क्योंकि रीजनिंग का मतलब ही यही है। देखो अगला क्वेश्चन देखो कि शेर का संबंध बिल्ली से है,
वैसे ही भेड़िए का संबंध किससे होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम स्टूडेंट इसको कर पाते हैं क्योंकि वो ऐसा सोच ही नहीं पाते। ठीक है, तो शेर का संबंध बिल्ली से है, वैसे ही भेड़िए का संबंध किससे होगा? तो जो भाई शेर है ना, वो बिल्ली प्रजाति का खूंखार रूप होता है। बात समझ रहे हो? जो शेर है वो बिल्ली प्रजाति का खूंखार रूप होता है, खतरनाक होता है। वैसे ही अपने को बताना कि भेड़िया है वो किसका खूंखार रूप होता है, मतलब ये चीरफाड़ काम करने का काम करता है। समझ रहे हो ना? शेर के बारे में जानते हो ना? शेर के बारे में बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है ना, जानते होगे आप शेर को। तो भेड़िया है और भेड़िए के ऊपर मूवी भी बनी है और भेड़िए के बारे में आप जानते भी हो, बड़ा खतरनाक होता है। तो ये किस प्रजाति का है? तो ये हो जाएगा आपका कुत्ता प्रजाति का। और वैसे आपने गांव में सुना भी होगा कि कुत्ते जैसा ही होता है भेड़िया, सुना है ना? क्यों? क्योंकि वो कुत्ता प्रजाति का होता है, कुत्ता का, और शेर है वो बिल्ली प्रजाति का होता है। समझ में आ गया? बताया था ना कि बहुत कम स्टूडेंट इसको सोच पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। और पेपर नंबर जो 2 होता है ना, उसमें पूछा गया है ये ALPK में। देखिए क्या है कि टमाटर का संबंध लाल से है तो पत्ता का संबंध किससे होगा? टमाटर और लाल का संबंध क्या है? जब भी आपने टमाटर सुना तो आपके सामने टमाटर की इमेज आई और जो बिल्कुल लाल है, तो इसका मतलब क्या है कि टमाटर का जो कलर है या जो टमाटर का रंग है वो कैसा होता है? वो होता है लाल। तो यहां पर विशेषता बताई गई है कि टमाटर का रंग कैसा है? लाल है। तो अब बताओ पत्ते का रंग कैसा होगा? तो मैक्सिमम जो भी आपने पत्ते देखे होंगे, जो युवा होते हैं, ठीक है, उनका रंग कैसा होता है? हरा होता है। हरा कैसा होता है? हरा होता है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे सर जी हमने तो पीले पत्ते भी देखे, हमने और तरीके के भी पत्ते देखे। एक वेट करो, मैंने क्या बोला? जब समझ में ना आए कि करना क्या है, बाकी ऑप्शन चेक करो। क्या पत्ते का कलर पौधा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या पत्ते का कलर जैविक हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या पत्ते का कलर फूल हो सकता है? नहीं हो सकता। अरे कलर तो सिर्फ एक ही दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी पत्ते का कलर है वो हरा ही माना जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम स्टूडेंट इसको कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिमाग थोड़ा सा ज्यादा लगाने की आवश्यकता होती है। कि अखरोट का संबंध सेल से है तो केले का संबंध किससे होगा? केला जो आपका है, बनाना, केला, उसका संबंध किससे है ये अपने को बताना है। बताइए। तो अखरोट का संबंध सेल से है तो केले का संबंध किससे होगा? तो अगर आपने अखरोट देखा होगा, ठीक है, देखा है ना अखरोट, खाया भी करो, ठीक है, ठीक है। वैसे तो मैं भी नहीं खाता, कौन उसको भिगोए इतनी टन, कौन मेहनत करे? नहीं करने चाहते ना मेहनत, कोई बात नहीं, पढ़ाई में मेहनत कर लो, ठीक है। बाद में जो आपको अखरोट भिगो के देने वाली आ जाएगी, फिर वो भिगो के रख देगी, ठीक है जी, हाँ ठीक है। तो देखो अखरोट आपने देखा होगा तो उसके बाहर एक बाहरी परत होती है जो हार्ड होती है, उसको बोला जाता है सेल, यानी कि जिससे आपका अखरोट कवर होता है। अखरोट अंदर वाले को बोला जाता है जो खाने वाला होता है, उसके बाहर जो हार्ड वाला होता है, हार्ड शेप वाला, उसको क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है, सेल बोला जाता है कि भाई उसके चारों तरफ है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है। वैसे ही केले के चारों तरफ क्या है? जो केले का खाने वाला भाग है उसको चारों तरफ कवर करके कौन रखता है? अरे केला तो खाया है ना अपन ने, बहुत खाया है, तो केला क्या हो जाएगा? केले को चारों तरफ से कौन घेर के रखता है, जो उसकी सुरक्षा करता है? छिलका होता है, केले का छिलका होता है। मूवीज में देखा होगा ना, उस पे पांव रख के बहुत ज्यादा रिपट के जाते हैं, ठीक है। तो वो सारा चीज, तो अखरोट की प्रोटेक्शन है वो सेल करता है, उसको चारों तरफ से कवर करके रखता है। वैसे ही केले के चारों तरफ क्या होता है? आपका छिलका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पर हमारी एनालॉजी की टाइप नंबर फर्स्ट कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा और पढ़ने में मजा जरूर आया होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना।
ताकि हमें भी पता चल जाए। कोई इंप्रूवमेंट करना हो तो वो भी बता देना, या कुछ भी आप कहना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो यहां तक क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल इसी समय क्लास होगी। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और इन सभी की आप प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको कहां पर मिलते हैं? अपने टेलीग्राम पे, या कुछ भी आपको अपडेट करना होता है वो टेलीग्राम पे मिलता है, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्रवीण कटारिया क्लासेस सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।